आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरा एक छोटा सा सपना था कि शहर जाकर एक अच्छी सी जॉब ढूंढकर वहीं सेटल हो जाऊंगा। मगर यहाँ शहर आकर पता चला कि सपने नींद में ही अच्छे लगते हैं। शहर में ना तो नौकरी मिल रही थी और ना ही रहने का कोई ठिकाना। हालांकि एक दो दिन के लिए मैं अपने दोस्तों के घर में भी रुका था, मगर रोज रोज उनके घर में रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बाहर खाना खा खाकर घर से लाए हुए मेरे सारे पैसे भी खत्म होने वाले थे। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, मगर तभी भगवान ने अपना करिश्मा दिखाया और मुझे एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। हालांकि मैं इस काम के लिए शहर नहीं आया था, मगर पेट पालने के लिए मुझे कोई ना कोई काम तो चाहिए ही था। इसलिए मैं ये काम करने के लिए राजी हो गया। काम ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस मुझे रात भर जागना था। ड्यूटी पर वो मेरी पहली रात थी। मुझे उस जगह पर रखा गया था जहां फैक्ट्री के पुराने मशीनों का मलबा पड़ा हुआ था, यानी फैक्ट्री के पीछे की तरफ। फैक्ट्री बहुत बड़ी थी। हालांकि इतनी बड़ी जगह में मैं अकेला वॉचमैन नहीं था, एक उम्रदराज आदमी भी था, मगर वो फैक्ट्री के गेट पर बैठा हुआ था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, फैक्ट्री में वर्कर्स अपने अपने घर के लिए निकलने लगे। कुछ ही घंटों में आलम यह था कि फैक्ट्री पूरी तरह से खाली हो गई। अब ना तो फैक्ट्री में कोई वर्कर था और ना ही कोई मशीन चल रही थी, जिस वजह से आसपास का माहौल पूरी तरह से खामोशी में डूब चुका था। ऊपर से वो फैक्ट्री जिस जगह पर थी वहाँ आसपास कोई घर भी नहीं था। खैर, एक हाथ में फ़ोन और दूसरे हाथ में टॉर्च लेकर मैं चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। रात हर पल और ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। कहीं ना कहीं उस वीराने में खुद को अकेला पाकर मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार कर रहा था। मैंने सोचा वैसे भी कल सुबह तक मुझे बैठा ही रहना है, तो क्यों ना थोड़ी नींद पूरी कर ली जाए। यही सोचकर मैं अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही सोने की कोशिश करने लगा। अभी मैंने आंख बंद किया ही था कि तभी मेरे कानों में एक तेज आवाज़ आई, जैसे कोई लोहे की चीज़ धड़ाम से ज़मीन पर गिरी हो। मैं हड़बड़ाते हुए उठकर खड़ा हो गया और टॉर्च घुमा घुमा कर इधर उधर देखने लगा, मगर वहाँ सब कुछ सामान्य था। मुझे ऐसी कोई गतिविधि नज़र नहीं आ रही थी। मैंने सोचा शायद मलबे में से ही कुछ गिरा होगा और मैं वापस से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अब मेरी नींद उड़ चुकी थी। पता नहीं क्यों, मगर मुझे अंदर से घबराहट महसूस हो रही थी। अभी मैं कुर्सी पर बैठकर अपनी तेज सांसों को सामान्य कर ही रहा था कि तभी फिर से एक बार तेज आवाज़ के चलते मैं चौंक गया। मगर इस बार आवाज़ किसी चीज़ के गिरने की नहीं, बल्कि किसी इंसान के चीखने की थी। मैंने तुरंत अपना टॉर्च जलाया और कुर्सी से उठकर चारों तरफ देखने लगा, मगर मुझे मेरे अलावा वहाँ आसपास ना कोई इंसान दिख रहा था और ना ही इंसान की कोई जात। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं खुद को बहुत उलझा हुआ महसूस कर रहा था। लिहाजा मैं भागकर सीधे दूसरे वॉचमैन के पास, यानी फैक्ट्री के मेन गेट के पास गया, तो पाया कि दूसरा वॉचमैन अपनी कुर्सी पर बैठकर झपकियां ले रहा है। मैंने पास जाकर उस वॉचमैन को जगाया और सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर उस वॉचमैन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
ये तुम्हारा वहम होगा। इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, जाओ अपनी जगह पर। दूसरे वॉचमैन के मुंह से ये सुनकर जहां मुझे हिम्मत मिलनी चाहिए, वहीं मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो, जिससे मेरा डर और भी बढ़ गया। खैर, डरते डरते मैं वापस चलते हुए अपनी पोजीशन पर जाने लगा, क्योंकि ये करने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। अब जो भी होगा देखा जाएगा। मैं वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और फ़ोन निकालकर चलाने लगा, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ थी जिससे मेरा डर कम हो सकता था। अभी मैं फ़ोन चलाकर टाइम पास कर ही रहा था कि तभी फिर से मुझे किसी आदमी के चीखने की आवाज़ आने लगी, मगर इस बार आवाज़ सुनकर मैं डरा नहीं, बल्कि मैंने सोचा क्यों ना देखा जाए कि ये आवाज़ असल में आ कहाँ से रही है। लिहाजा मैं अपनी कुर्सी से उठा और टॉर्च जलाकर उस आवाज़ की तरफ आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो आवाज़ मेरे कानों में ऐसे गूंज रही थी कि पता नहीं चल रहा था आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन फिर भी मैं ध्यान से उस आवाज़ के ज़रिए को ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते मैं अब उस जगह पर आ गया था जहाँ बड़ी मशीनों का मलबा पड़ा हुआ था। तभी मेरी नज़र एक आदमी पर गई, जो कि एक बड़े से लोहे के मलबे के नीचे दबा हुआ था, और वही आदमी ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। मैं दौड़कर उस आदमी के पास गया और उस बड़े से लोहे को हटाने की कोशिश करने लगा, मगर वो लोहा इतना भारी और वज़नदार था कि मुझ अकेले के लिए उसे उठाना तो दूर, हिलाना भी मुमकिन नहीं था। लिहाजा मैंने उस आदमी से कहा, तुम रुको, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर मैं दौड़ते हुए दूसरे वॉचमैन के पास गया और उसे सारी बात बताई, मगर पता नहीं क्यों दूसरा वॉचमैन मेरी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। लेकिन उससे बहुत विनती करने के बाद वो मान गया और मेरे साथ चलने लगा। चलते चलते जब मैं उस बड़े से मलबे के पास पहुंचा, तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि अब उस मलबे के नीचे कोई नहीं था। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी दूसरे वॉचमैन ने कहा, देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है लगता है, एक काम करो, तुम सो जाओ, खामोखा मुझे भी परेशान कर दिया। इतना कहकर वो दूसरा वॉचमैन वहाँ से चला गया। मुझे भी अब लगने लगा था कि शायद मेरी तबीयत ही खराब है, मगर कहीं ना कहीं उस आदमी का चेहरा मेरे जहन में घूम रहा था। खैर, मैं फिर से अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अब मेरा सिर दुखने लगा था। मैंने मन ही मन ये सोच लिया था कि अगर कल भी ऐसा हुआ तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी फिर से मुझे किसी आदमी के बचाओ बचाओ की आवाज़ आने लगी। अब मैं तंग आ चुका था, इसलिए कुछ देर तक तो मैंने उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया, मगर मैं ज़्यादा देर तक ऐसा कर नहीं पाया और फिर से चलते हुए उसी तरफ जाने लगा जहां मैंने मलबे के नीचे आदमी देखा था। उस जगह पर पहुंचकर मैंने देखा कि वो आदमी सच में उसी मलबे के नीचे दबा है, मगर अब उसका चेहरा इतना खौफनाक हो गया था कि उसे शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। तभी वो आदमी एक डरावनी सी मुस्कुराहट लिए मेरी ओर पलटा और अपने शरीर को झटका देने लगा, जैसे वो उस मलबे के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा हो। और अपनी इस कोशिश में वो कामयाब भी हो गया। वो मलबे के नीचे से निकला तो सही, मगर उस आदमी का आधा शरीर ही नहीं था, उसके दोनों पैर गायब थे। वो आदमी ज़मीन पर रेंगते हुए
मेरी ओर बढ़े आ रहा था। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये कुछ और ही है, और अगर मैं यहाँ रुका तो मैं बच नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी और भागते हुए दूसरे वॉचमैन के पास पहुँचा। पूरी रात मैंने उस वॉचमैन के पास में ही कटा दी। बाद में मुझे पता चला कि आज से कुछ महीनों पहले बड़े बड़े मशीनों का मलबा फेंकते समय उस आदमी के लापरवाही के चलते वो एक बड़े से मलबे के नीचे दब गया, जिससे उसके दोनों पैर कटकर अलग हो गए और दर्द के मारे उसकी वहीं पर मौत हो गई। तभी से उसकी आत्मा वहाँ भटकती रहती है। उसकी आत्मा को बहुत से लोगों ने देखा है। ये सब सुनकर मैंने उसी वक्त वो नौकरी छोड़ दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। मौसी के घर आए हुए आज हम दोनों भाइयों को करीब 4 दिन बीत चुके हैं। गर्मियों की छुट्टियां अभी भी बहुत बाकी है। हम तो ये पहले से ही तय करके आए थे कि 10-12 दिन आराम से मौसी के घर में रहेंगे, पर हमारी इस सोच पर पानी तब फिर गया जब एक दिन अचानक मौसी के घर पर हमारे घर से चिट्ठी आई। चिट्ठी पढ़कर हम काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि घर पर दादाजी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा था कि हमें लाने के लिए वो हमारे पास एक ठेला गाड़ी वाले को भेजने वाले हैं, जो कि दोपहर तक यहाँ यानी मौसी के घर पर पहुँच जाएगा। खबर सुनकर हम दोनों भाई काफ़ी परेशान हो गए, और क्योंकि बात काफ़ी गंभीर थी इसलिए मौसी जी ने भी हमें नहीं रोका। जिसके बाद हम दोनों भाई फटाफट अपना सामान समेटने लगे और दोपहर का खाना खाकर उस ठेले वाले के साथ अपने गांव की ओर निकल पड़े। ठेले वाला हमारे गांव का ही था। उसका नाम बिरजू था। हम लोग उसे बिरजू काका कहकर बुलाते थे। खैर, चूंकि मौसी के यहाँ से हमारा गांव काफ़ी दूर था, तो हो सकता है वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें रात भी हो जाए। और क्योंकि उस ज़माने में ऑटो रिक्शा या कोई दूसरा साधन नहीं हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं दूर जाने के लिए इसी तरह से जाना पड़ता था। ठेला गाड़ी में बैठे बैठे दोपहर शाम में तब्दील हो चली थी, पर अभी भी हम हमारे गांव के आसपास भी नहीं थे। बिरजू काका भी अब ठेला चलाते चलाते काफ़ी थक चुके थे। ऊपर से इतनी तेज गर्मी, मुझे बिरजू काका पर दया आ गई, जिस वजह से मैंने उन्हें कुछ देर ठेला रोक कर आराम कर लेने के लिए कहा। लिहाजा उन्होंने ठेला गाड़ी को एक बड़े से पेड़ के पास रोका और आराम करने लगे। तब तक फिजा में अंधकार पसर चुका था। उन दिनों किसी भी तरह की बिजली की सुविधा भी नहीं हुआ करती थी। वो तो अच्छा हुआ कि बिरजू काका हमेशा अपने थैले में एक लालटेन रखते थे। लिहाजा उन्होंने लालटेन जलाकर ठेला गाड़ी के हैंडल पर बांध दिया और हम लोग वापस से अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। पहले के मुकाबले गर्मी से अब हम लोगों को काफ़ी राहत मिल रही थी, क्योंकि अब ना तो धूप हो रही थी और ना ही गर्म हवाएं चल रही थी, बल्कि मौसम अब काफ़ी ठंडा हो चुका था। मगर अंधेरा पूरे फिजा में फैला हुआ था। दूर दूर तक हमारी लालटेन के अलावा रोशनी का और कोई जरिया नज़र नहीं आ रहा था। अभी हम लोग गांव के उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बिरजू काका ने कहा, बेटा तुम लोग पैर ऊपर करके बैठो, रात का समय है, ऊपर से अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा है। बिरजू काका की बात सुनकर मैंने और मेरे छोटे भाई श्याम ने
हम दोनों ने अपने पैरों को ठेले के ऊपर चढ़ा लिया। कहीं ना कहीं उस अंधकार भरे माहौल में मुझे काफी डर भी लग रहा था। पता नहीं कब क्या हो जाए। इस प्रकार के हजारों ख्याल एक ही बार में दिमाग में घूमे जा रहे थे। पर चूंकि हमारे साथ बिरजू काका थे तो कहीं ना कहीं हमारी हिम्मत बंधी हुई थी। मेरा छोटा भाई श्याम बैठे बैठे ही झपकियां ले रहा था, मगर मुझे जरा भी नींद नहीं आ रही थी। मैं चुपचाप ठेले पर बस बैठा रहा और इधर उधर देखे जा रहा था। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बिरजू काका ने हम दोनों से कहा, देखो अब हम लोग जिस रास्ते पर जाने वाले हैं वो रास्ता उतना सही नहीं है। अगर पीछे से कोई आवाज़ दे या फिर किसी भी तरह की कोई आवाज़ आए तो तुम लोग गलती से भी पीछे मत देखना, समझ गए। इस पर मैंने बिरजू काका से कहा, पर काका ऐसा क्यों, पीछे क्या है? इस पर काका ने कहा, आज आसमान पर चांद नहीं है, मतलब आज अमावस है। इतना कहकर बिरजू काका एकदम से चुप हो गए और तेजी से ठेला गाड़ी आगे बढ़ाने लगे। हालांकि उस समय मैं छोटा जरूर था, पर अमावस की रात क्या होती है ये मैं बहुत ही अच्छे से जानता था। तो बिरजू काका की बात सुनकर मैं और भी ज्यादा घबराने लगा, मगर अब किया भी क्या जा सकता है। खैर हम लोग आगे बढ़ते रहे। अभी हम लोग जंगल से घिरे उस कच्चे रास्ते पर कुछ आगे बढ़े ही थे कि तभी अचानक हमें पीछे की तरफ से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई हमें बुला रहा हो। आवाज सुनकर अभी मेरा छोटा भाई श्याम पीछे पलटने जा ही रहा था कि तभी बिरजू काका सामने से बोल पड़े, पीछे मत मुड़ना, उस आवाज को नजरअंदाज करो। बिरजू काका की बात सुनकर श्याम पीछे मुड़ते मुड़ते रुक गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाजें हैं क्या और किसकी हैं और इस रास्ते पर आ कहां से रही है। पर मैं इतना जरूर समझ चुका था कि हो ना हो दाल में कुछ तो काला है, पर मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। हमारी ठेला गाड़ी उस रास्ते पर काफी आगे निकल आई थी, पर वो आवाजें थी जो हमारा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। मैंने अपने कानों को अपने हाथों से बंद कर लिया था। कुछ देर बाद जब मेरे भाई ने मुझे कान से हाथ हटाने का इशारा किया तो मैंने अपने हाथों को अपने कानों पर से हटाया। वो अजीब तरह की आवाजें अब बंद हो चुकी थी। तभी बिरजू काका बोले, अभी खतरा टला नहीं है, चुपचाप बैठे रहो, पीछे मत देखना। बिरजू काका की बात सुनकर मैं काफी घबरा गया कि भला अब क्या होने वाला है। बिरजू काका काफी तेजी से ठेला गाड़ी भगाए जा रहे थे। चलते चलते अब हमारी ठेला गाड़ी एक बांस से घिरे जंगल के रास्ते पर पहुंच चुकी थी। वो रास्ता उस पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा सुनसान और डरावना लग रहा था। पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ हमारे साथ कुछ तो गलत होने वाला है। मैं बस यही मना रहा था कि मैं जो सोच रहा हूँ वैसा ना हो और हम सही सलामत इस रास्ते से बाहर निकल जाएं। पर शायद हमारी किस्मत को ये मंजूर नहीं था। अभी हमारी ठेला गाड़ी चल ही रही थी कि तभी अचानक ठेले के हैंडल पर लटका लालटेन खुद ब खुद बुझ गया। मगर अजीब बात तो ये थी कि उस वक्त वहाँ हवा जरा भी नहीं चल रही थी। फिर अपने आप ही लालटेन बुझी कैसे ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। जिस पर मैंने बिरजू काका से कहा, काका ठेला रोककर कहीं लालटेन जला लीजिए। तो इस पर बिरजू काका ने कहा, नहीं, यहाँ ठेला रोकना ठीक नहीं रहेगा। बिरजू काका की बात और उनके ये बोलने का तरीका साफ तौर पर बता रहा था कि हम अभी भी मुसीबत से नहीं निकले हैं।
बांस जंगल से घिरे उस रास्ते पर ठेला गाड़ी तेजी से अभी चल ही रही थी कि तभी अचानक ठेला गाड़ी की रफ्तार खुद ब खुद कम होने लगी, जबकि बिरजू काका उसी तरह से पेंडल मारे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पीछे से ठेला गाड़ी को पकड़कर रखा हो। और क्योंकि मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों आगे देख रहे थे, तो हमें साफ तौर पर पता नहीं चल पा रहा था। धीरे धीरे ठेला गाड़ी पूरी तरह से रुक गई और तभी पीछे से एक आवाज आई, ऐसे बचकर नहीं जा सकते तुम लोग। आवाज सुनकर मैं अभी पीछे पलटने जा ही रहा था कि तभी बिरजू काका अचानक जोर जोर से गायत्री मंत्र पढ़ने लगे और उनके ऐसा करते ही हमारी ठेला गाड़ी आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे ठेला गाड़ी की रफ्तार बढ़ती चली गई और हम लोग सीधे अपने घर जाकर ही रुके। बाद में बिरजू काका ने बताया कि वो रास्ता बहुत सालों से ऐसा है। लोगों का कहना है कि उस रास्ते पर जिन्नों का वास है। उस दिन तो हमें अपनी मजबूरी के चलते उस रास्ते पर जाना पड़ा, मगर उस दिन के बाद से हम लोग कभी भी उस रास्ते पर नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।